नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दुनिया भर में हालात बहुत खराब हैं, खास करके अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था में भूचाल है। तेल और गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं दुनिया भर में। भारत में भी प्रीमियम पेट्रोल और बाकी जो इंडस्ट्रियल डीजल है उसके दाम बढ़ाए गए। तो ये जो सिचुएशन है पूरी दुनिया में, उसको समझने के लिए हम लेकर आते हैं आपके लिए खास पेशकश वर्ल्ड नाउ। वर्ल्ड नाउ में आज खबरें क्या हैं वो सबसे पहले जान लीजिए। सबसे पहले बात करेंगे, खाड़ी में परमाणु युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। जी हां, ये वो परमाणु युद्ध नहीं जिसमें परमाणु बमों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये वो परमाणु युद्ध है जहां पर यहां मौजूद देश एक दूसरे के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट कर रहे हैं। परमाणु विनाश की गंध इसलिए फैल रही है क्योंकि इन न्यूक्लियर प्लांट्स के नष्ट होने से रेडिएशन का भी खतरा है। इसलिए मिडिल ईस्ट का मैदान अब केवल युद्ध का मैदान नहीं है बल्कि डेथ जोन में तब्दील हो रहा है। जिस एटमी जंग की आशंका से दुनिया दशकों से कांप रही थी, 23वें दिन की दहलीज पर वो हकीकत बनती दिख रही है। नतान से लेकर डिमोना तक परमाणु ठिकानों पर हुए हमले ने कूटनीति के सारे दरवाजे बंद कर दिए। अमेरिका ने बंकर बस्टर बमों से ईरान को दहलाया, नतांज को हिलाया, तो जवाब में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने इजराइल के न्यूक्लियर हार्ट डिमोना पर सीधा अटैक कर दिया। अब यह जंग सिर्फ दो देशों की नहीं रह गई है। ब्रिटेन की परमाणु पनडुब्बी HMS एनसन भी अरब सागर में एंट्री ले चुकी है और यह परमाणु पनडुब्बी है, परमाणु हथियारों से लैस है। और डोनाल्ड ट्रंप ने 48 घंटे का डेडली अल्टीमेटम देकर संकेत दे दिया है कि होर्मुज की खाड़ी में बहुत भयंकर तबाही मचने वाली है। सवाल यह, क्या इंसानियत अपनी आखिरी सांसें इस इलाके में गिन रहा है? क्या खाड़ी से उठी ये चिंगारी पूरी दुनिया को राख कर देगी? समझेंगे इस खबर को, लेकिन इसके साथ साथ पूरी दुनिया में एक और क्राइसिस बढ़ सकती है। तेल और गैस की किल्लत बढ़ सकती है अगर ये जंग और ज्यादा विकराल हुई, जिसके होने के पूरे चांसेस नजर आ रहे हैं, पूरे आसार दिख रहे हैं। देखेंगे हर एक ABCD, हर एक पहलू इस खबर की और जानेंगे इस खबर के तह में क्या है। वर्ल्ड नाउ में अगली खबर में बात करेंगे ईरान के बारे में। दुनिया जिस अमेरिका को महाशक्ति मानती थी, उसी अमेरिका और इजराइल के ईरान से जंग में पसीने छूट गए। रेगिस्तान की धूल से लेकर खाड़ी की लहरों तक ईरान के बारूद जो हैं, उन्होंने सुपर पावर्स के गुरूर को मिट्टी में मिला दिया। यह जंग सिर्फ सरहदों की नहीं है बल्कि वजूद की बन चुकी है। खामनेई के बाद मुज्तबा के नेतृत्व में ईरान को M2 पावर मिल गया है, जिसकी जद में सिर्फ तेल अवीव भी नहीं है बल्कि लंदन और वॉशिंगटन भी आ सकते हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, तो बदले में ईरान की एनर्जी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तबाह करने की धमकी दी जा रही है। यह सीधे तौर पर वैश्विक अर्थव्यवस्था को मलबे में बदलने का संकेत है। IRGC ने दावा कर दिया है कि इजराइल का आसमान अब उनके नियंत्रण में है और उनकी शर्तें, जैसे अमेरिकी बेस का खात्मा और युद्ध का मुआवजा, पश्चिमी खेमे के लिए किसी सरेंडर से कम नहीं है। G7 की चेतावनी और ब्रिटेन की परमाणु पनडुब्बी की तैनाती के बीच ईरान 23वें दिन भी सीना ताने खड़ा है। क्या यह एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का वो प्रहार है जो सदियों पुराने वैश्विक समीकरणों को हमेशा के लिए बदलने वाला है? जानेंगे इस खबर की तह में चलेंगे और जानेंगे इस खबर को डिटेल से। वर्ल्ड नाउ में अगली खबर की बात करेंगे। अमेरिका के गुरूर को आसमान में चकनाचूर किया और इसकी तस्वीर भी ईरान ने बाकायदा जारी की। F-35 वो फाइटर जेट जिसको दुनिया के हर देश सबसे उन्नत मानते हैं, रडार पकड़ नहीं सकता क्योंकि ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है, लेकिन इस फाइटर जेट को ईरान ने न सिर्फ पकड़ा बल्कि इसे आसमान में ही नेस्तनाबूद कर दिया। तो क्या दुनिया का सबसे महंगा और अजेय माने जाने वाला फाइटर जेट F-35 अब एक कबाड़ बन चुका है? जिस फाइटर जेट को ईरान इंटरसेप्ट करके मार गिरा सकता है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत फिर मार सकती है। खाड़ी के युद्ध के 23वें दिन ईरान ने वो कर दिखाया जिसे लेकर पेंटागन से लेकर वॉशिंगटन तक और अमेरिका से लेकर इजराइल तक हड़कंप मचा हुआ है। जिस स्टेल्थ तकनीक पर अमेरिका को नाज था, उसे ईरान के स्वदेशी मजीद एयर डिफेंस सिस्टम ने मिट्टी में मिला दिया। दावा है कि मजीद सिस्टम की इंफ्रारेड तकनीक ने F-35 की हीट सिग्नेचर को पकड़कर उसे आसमान में उसका शिकार कर दिया। रडार को चकमा देने वाला यह $1.7 ट्रिलियन का जहाज प्रोजेक्ट ईरान की महज एक मिसाइल के सामने ढेर हो गया। इतना ही नहीं, IRGC ने इजराइल की चौथी पीढ़ी के योद्धा F-16 को भी मार गिराने का दावा कर दिया है। इस घटना ने वैश्विक रक्षा बाजार की चूल्हे हिला दी हैं। अमेरिकी डिफेंस इंडस्ट्री कांप रही है। अमेरिका इस वक्त बहुत डरा हुआ है, खास करके F-35 के गिरने के बाद। स्पेन से लेकर स्विट्जरलैंड तक और भारत तक अब हर देश F-35 की साख पर सवाल उठा रहा है। क्या सुपर पावर की सैन्य शक्ति का सूर्यास्त हो चुका है
और क्या खाड़ी की जंग में अमेरिका के आधुनिक हथियारों का कब्रिस्तान बनाया जा रहा है? यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। इस खबर को भी डिटेल से जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं वर्ल्ड नाउ में इन खबरों को विस्तार से। आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या खाड़ी में परमाणु युद्ध की शुरुआत हो चुकी है? परमाणु युद्ध सिर्फ परमाणु बमों से नहीं लड़ी जाती, यह बात समझनी जरूरी है। परमाणु युद्ध में परमाणु इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह किया जाता है, रेडिएशन फैलाया जाता है जिससे कि बहुत ज्यादा नुकसान होता है। हवा पानी में जहर फैल जाता है, जमीन में जहर फैल जाता है। इसलिए खाड़ी के आसमान में सिर्फ बारूद की नहीं, अब परमाणु विनाश की गंध फैल रही है। दशकों से जिस परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल होड़ को लेकर दुनिया आशंकित थी, आज वो आशंका एक विभत्स हकीकत में बदलती दिख रही है। मिडिल ईस्ट अब केवल युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि डेथ जोन में तब्दील हो रहा है। परमाणु हथियारों की कड़वाहट ने कूटनीति के सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। क्या इंसानियत अपनी आखिरी सांसें गिन रही है? और क्या खाड़ी से उठी ये आग पूरी दुनिया को राख करने की काबिलियत रखती है? मिडिल ईस्ट की जंग में हालात कुछ ऐसे ही बनते नजर आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप देखिए डिमोना की तस्वीर। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये डिमोना की तस्वीर है, जहां पर न्यूक्लियर साइट पर, इजराइल के न्यूक्लियर साइट पर अटैक हुआ है, जिसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर बहुत तेजी से वायरल है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि इजराइल के डिमोना परमाणु पावर प्लांट पर अटैक किया गया है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ने इजराइल के डिमोना न्यूक्लियर साइट को तबाह कर दिया, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। अब जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आप देखिए किस तरह से इजराइल में डिमोना पावर प्लांट पर, न्यूक्लियर प्लांट पर यह हमला हुआ है। सवाल यह है कि ईरान ने डिमोना पर हमला किया क्यों? मैं बताता हूं आपको। खाड़ी देशों में युद्ध से मची तबाही के बीच इजराइल, अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट नतांज पर हमला किया था। हमले के बाद रेडिएशन फैलने की आशंका जताई गई, लेकिन इस पर इजराइल ने दावा किया कि हमने यह हमला नहीं किया, बल्कि इसको अमेरिका ने अंजाम दिया है। इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने कहा कि ईरान के नतांज यूरेनियम संवर्धन संयंत्र यानी कि यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट पर हमला अमेरिका ने किया, इजराइल ने नहीं किया। आईडीएफ ने कहा कि उसने इस क्षेत्र में कोई हमला नहीं किया और युद्ध के दौरान अमेरिकी गतिविधियों पर वो कोई कमेंट नहीं करेगा। अमेरिका ने परमाणु संयंत्र को निशाना बनाने के लिए बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया था। उधर रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखारोवा ने नतांज परमाणु संयंत्र पर हुए हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन बताया। इसके बाद पलटवार किया ईरान ने, और ईरान ने डिमोना न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप अभी देख रहे थे। ये वही पलटवार है जो ईरान ने किया। ईरान ने बार बार कहा कि अगर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ने की कोशिश की गई, गैस, तेल और परमाणु इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो वो किसी भी देश को नहीं बख्शेगा जो मिडिल ईस्ट में है और जो अमेरिका के सहयोगी हैं और जो उसकी मिसाइल जद में आते हैं। और इसलिए ईरान ने यह बदला लिया। बदले की आग में जल रहा ईरान इजराइल के 2 शहरों पर मिसाइल से हमला करता है, जिसमें 100 लोग घायल हो गए और कई लोगों की जान गई है। एक हमला डिमोना शहर में भी हुआ, जहां इजराइल की मुख्य न्यूक्लियर साइट है, जबकि दूसरा हमला अराद शहर पर हुआ, जहां इजराइल का न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है। दोनों ही जगह इजरायली एयर डिफेंस पूरी तरीके से नाकाम रहे। तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। इजरायली एयर डिफेंस इन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट नहीं कर पाए और ये मिसाइल जाके डायरेक्ट इजराइल की जमीन पर फटे। अमेरिका ने जब नतांज में हमला किया तो दुनिया में खामोशी छाई रही, लेकिन जब ईरान ने पलटवार किया, तबाही मचाई, तो इस्राएल के होश उड़ गए। अमेरिका की हालत खराब हो गई। 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। डिमोना पर हमला, अराद में तबाही और नतांज पर एयर स्ट्राइक। नतांज पर जो हमला हुआ उसके जवाब में अराद और डिमोना में इस्राएल में अटैक हुआ। ईरान ने साफ कह दिया है कि ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा, उससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है। और अराद और डिमोना में हमला करके ईरान ने अपनी बात को सच भी साबित कर दिया है। इजराइल के डिमोना सेंटर पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अब समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ईरान ने नुकसान पहुंचाया। हालांकि इजराइल के न्यूक्लियर प्लांट को नुकसान कम हुआ है या नहीं हुआ है या ज्यादा हुआ है, इजराइल ने इसकी पुष्टि नहीं की है। वैसे भी इजराइल से
वो खबरें कम आ रही हैं जो इजराइल को नुकसान पहुंचा रही हैं या इजराइल को जो नुकसान हो रहा है वो खबरें बहुत कम मिल पा रही हैं। लेकिन ईरान ने कैसे बदला लिया? ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ने डिमोना न्यूक्लियर प्लांट पर बहुत जबरदस्त तबाही मचाई। ईरानी हमले में कई बिल्डिंग्स तबाह हो गए, कई लोग घायल हुए। डिमोना शहर में इजराइल का न्यूक्लियर प्लांट भी है। न्यूक्लियर साइट पर 80 परमाणु बम होने की जानकारी है। इजरायली डिफेंस सिस्टम मिसाइलों को नहीं रोक पाया। डिमोना एटमी सेंटर के करीब हमला हुआ। यानी कि ईरान ने बता दिया कि अगर उसके परमाणु ठिकानों को कोई छुएगा तो वो ईंट का जवाब पत्थर से देगा। वो चुप नहीं बैठेगा, बल्कि उसी लैंग्वेज में बात करेगा, उसी भाषा में जवाब देगा। अमेरिका ईरान में जारी जंग बहुत खतरनाक मोड़ पर है, यह बात तो अभी तक आप समझ गए होंगे। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है और चेतावनी दी है कि अगर होर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला तो अमेरिका उसके पावर प्लांट्स को तबाह कर देगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ पर बेहद सख्त भाषा में चेतावनी दी। उन्होंने लिखा, 48 घंटे के अंदर होर्मुज स्ट्रेट को ईरान को खोल देना चाहिए, वरना हम ईरान में वो तबाही मचाएंगे जिसे अभी तक सोचा नहीं होगा तेहरान ने। पावर प्लांट्स को निशाना बनाएंगे, यह अब तक का सबसे बड़ा हमला होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएंगे और एनर्जी क्राइसिस ईरान में शुरू हो जाएगी। तेहरान का पलटवार आया, आईआरजीसी का पलटवार आया कि अमेरिका जो कर सकता है कर ले। होर्मुज स्ट्रेट तो नहीं खुलने वाला है। और होर्मुज स्ट्रेट तेहरान ने मास्टर स्ट्रोक चला। तेहरान ने कहा होर्मुज स्ट्रेट खुला हुआ है, लेकिन सिर्फ अमेरिका इजराइल के लिए बंद है और उनके दोस्तों के लिए बंद है, बाकी किसी के लिए बंद नहीं है। अब जापान को तेल भेजा, भारत के शिप्स लगातार आ रहे हैं, चाइना के शिप्स निकल रहे हैं वहां से, रशिया की शिप्स जा रही है वहां से। मतलब दुनिया के अलग अलग देशों में जहां भी एनर्जी नीड्स है, जहां भी वो की शिप वहां पर है लगे हुए, वो सब निकल रहे हैं। तेहरान ने कहा हमने कभी किसी का शिप रोका नहीं और हमने होर्मुज को कभी बंद नहीं किया। ये तेहरान का मास्टर स्ट्रोक है। और एक और मास्टर स्ट्रोक मैं बताता हूं, तेहरान ने कैसे दुखती रग पर हाथ रख दिया अमेरिका के। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर बार बार यूरोप को धमकाते थे, तो तेहरान ने कहा, आईआरजीसी ने कहा कि अगर यूरोप को ग्रीनलैंड के लिए सुरक्षा चाहिए तो ईरान देने के लिए तैयार है। तब से अमेरिकी राष्ट्रपति बहुत उखड़े हुए हैं और उसके बाद 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है ईरान को। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है। जब से जंग की शुरुआत हुई है तब से डोनाल्ड ट्रंप हर रोज एक नई धमकी देते हैं। लेकिन उन धमकियों का होता क्या है, उसका आउटकम क्या है, रिजल्ट क्या, अचीवमेंट क्या है, वो आपके सामने है। अमेरिका के 3 प्राइम जो टारगेट थे, एम थे, वो क्या थे? सबसे पहला रेजिम खत्म करना, दूसरा अपनी सरकार बनाना और तीसरा होर्मुज खुलवाना। इन तीनों में से एक भी ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं हुआ है। चौथे हफ्ते में लड़ाई चल रही है। अब आपको ट्रंप के बयान की लाइव जो वो उन्होंने टाइमलाइन जिस तरह से बयान दिए हैं, उनकी टाइमलाइन को भी दिखाते हैं, किस तरह से एक एक करके धमकी दी है। 28 फरवरी 2026 को उन्होंने कहा अमेरिकी सेना ने ईरान में बहुत बड़े युद्ध अभियान की शुरुआत कर दी है और एक हफ्ते के अंदर ईरान फतेह कर लेंगे। 28 फरवरी 2026 को कहा वो कभी परमाणु हथियार नहीं रख पाएंगे। 28 फरवरी को कहा ईरानी लोग सरकार पर कब्जा कर लें, अमेरिका पीछे जा रहा है। यह बात और है कि जो लोग वहां के रिजीम के खिलाफ थे वो अमेरिका के चक्कर में, ट्रंप के चक्कर में प्रदर्शन करने के लिए गए और उनकी वजह से मुसीबत में फंस गए। 1 मार्च 2026 को ट्रंप ने कहा कि उद्देश्य पूरा होने तक ईरान पर कार्रवाई जारी रहेगी। 2 मार्च को कहा हम अनुमान से बहुत आगे हैं। 3 मार्च को कहा ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। 5 मार्च को कहा कि ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया। यह बात सही थी। 9 मार्च को कहा कि युद्ध का मकसद पूरा हो गया, ईरान के पास कुछ नहीं बचा है। 11 मार्च को कहा ईरान में अब टारगेट करने के लायक कुछ है ही नहीं। 12 मार्च को कहा स्थिति तेजी से बदल रही है और ईरानी शासन अभी भारी कीमत चुका रहा है। 13 मार्च को कहा हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, अगर हमला नहीं करते तो ईरान हम पर हमला कर देता। अव्वल तो ईरान के पास शायद कोई बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, आईसीबीएम नहीं है जो अमेरिका पर हमला करे। 16 मार्च 2026 ईरान के ऊपर बिना किसी रुकावट के ऑपरेशन जारी रहेगा। 18 मार्च अमेरिका ने ईरान को अच्छा सबक सिखाया है। फिर 18 मार्च को कहते हैं ईरान को दुनिया के नक्शे से ही खत्म कर देंगे। फिर 19 मार्च को कहते हैं किसी को उम्मीद नहीं थी कि ईरान, कतर और अन्य खाड़ी देशों पर हमला कर देगा और उनकी आर्मी इतनी पावरफुल होगी। फिर 20 मार्च को कहते हैं अमेरिकी सैनिक भेजने की कोई प्लानिंग नहीं है। 21 मार्च को कहते हैं कि अमेरिका होर्मुज नहीं खुलवाएगा। जिन देशों के जहाज फंसे हैं वो अपना अपना समझें, अपना अपना जाने और होर्मुज खुलवाएं। 22 मार्च को कहते हैं कि 48 घंटे देता हूं, होर्मुज खोल दो नहीं तो प्रलय होगा। यानी डोनाल्ड ट्रंप को पता ही नहीं हो क्या रहा है।
शुरुआत के 2 दिन में कहा कि उन्होंने हम अनुमान से बहुत आगे हैं। फिर बीच में उन्होंने कहा कि हमने नेवी खत्म कर दी ईरान की, हमने आर्मी खत्म कर दी ईरान की, हमने फायर पावर 90% तक गिरा दी, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर दिया, हमने एयरफोर्स खत्म कर दिया, हमने मिलिट्री खत्म कर दिया, हमने टॉप लीडरशिप का सफाया कर दिया, हमने खामनेई रिजीम का खात्मा कर दिया। लेकिन इनमें से एक भी दावा सही नहीं। अगर एक भी दावा सही है तो हुर्मुज क्यों बंद है? अब मिडिल ईस्ट की जंग जो है वो चौथे हफ्ते में चल रही है। 600 घंटे से ज्यादा युद्ध जारी है और युद्ध का मैदान चल रहा है, युद्ध का दायरा बढ़ रहा है। अमेरिकी बेस इजराइल तक पहुंचने वाला युद्ध 4000 किलोमीटर की दूरी पार कर चुका है। हालांकि ये तो वो है जिसे ईरान ने दिखाया है, लेकिन जमीन के अंदर बंकर में ईरान ने क्या दबा कर रखा है ये पूरी दुनिया में कोई नहीं जानता ईरान के सिवा। ईरान वो कर रहा है जिसकी कल्पना अमेरिका ने की नहीं थी, इजराइल को अनुमान नहीं था। लेकिन अब ईरान ने कह दिया है कि कूटनीति से बात नहीं बनेगी, अब बात तभी बनेगी जब इस जंग का एक स्थायी हल निकलेगा। ये बार बार रोज रोज की धमकी, ये बार बार की लड़ाई, ये सब जिस दिन ओवर होगा और स्थायी सॉल्यूशन कुछ मिलेगा तभी ये जंग रुकेगी, वरना जंग हम लड़ते रहेंगे 10 साल, 20 साल, 30 साल, हमें कोई एतराज नहीं। ये ईरान के वर्ड्स हैं। अमेरिका ईरान के बीच जंग का दायरा खतरनाक होता जा रहा है और इस बीच ईरान के करीब अरब सागर में ब्रिटेन की परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी HMS एंसन की तैनाती की गई है। यानी कि आप ऑफिशियली मान लीजिए कि ब्रिटेन इस लड़ाई में कूद चुका है। जो अभी तक नाना कर रहा था तो नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, और इसलिए ईरान अब डियागो गार्सिया पर भी अटैक कर रहा है और दूसरी तरफ ब्रिटेन के जो दूसरे सैन्य अड्डे हैं उनको भी निशाने पर ले रहा है। लेकिन समझिए कि एंसन की तैनाती क्यों की गई, सिर्फ सैन्य तैनाती नहीं है, साफ संकेत है कि अमेरिका के साथ यूके भी जंग में आ चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक HMS एंसन ऑस्ट्रेलिया के पर्थ से 6 मार्च को रवाना हुई थी और अब ये उत्तरी अरब सागर के गहरे पानी में अपनी पोजीशन ले चुका है। इसके अलावा इसमें स्पीयर फिश टॉर्पीडो भी लगे हैं जो दुश्मन के जहाज को पल भर में तबाह कर सकते हैं। यानी जंग में ब्रिटेन की एंट्री हो चुकी है। तो क्या ये विश्व युद्ध की तरफ नहीं बढ़ रहा है? यूएस, इजराइल और ईरान जंग में यूके की एंट्री हो गई। अरब सागर में ब्रिटेन की परमाणु पनडुब्बी तैनात कर दी गई। पनडुब्बी HMS एंसन को ब्रिटेन ने तैनात किया है। पनडुब्बी की बड़ी ताकत टॉमहॉक मिसाइल, ब्लॉक 4 क्रूज मिसाइल, मारक क्षमता तकरीबन 1600 किलोमीटर। HMS एंसन में स्पीयर फिश टॉर्पीडो लगे हैं। ये पल भर में दुश्मनों के जहाजों को तबाह कर सकते हैं। मैसेज क्लियर है कि अब ब्रिटेन भी आ चुका है। जैसे ही आदेश मिलेगा ईरान के ठिकानों पर हमले शुरू हो जाएंगे। इंटरनेशनल मीडिया की एक रिपोर्ट में पता इस बात को लेकर चला है कि अंतिम आदेश ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की मंजूरी के बाद दिया जाएगा, जिसके बाद यह पनडुब्बी सतह के करीब आकर मिसाइल दाग सकती है। इस तैनाती का महत्व इसलिए है क्योंकि इससे पहले ब्रिटेन ने अमेरिका को अपने सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी। वहीं ईरान ने यूके के सैन्य बेस डियागो गार्सिया की ओर हमला किया था। पहले यह अनुमति सिर्फ रक्षात्मक ऑपरेशन के लिए थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर ईरान के खिलाफ हमलों तक कर दिया गया है। यानी अब अमेरिका और ब्रिटेन दोनों मिलकर ईरान पर दबाव बना रहे हैं। एंसन की खासियत भी समझ लीजिए। परमाणु पनडुब्बी HMS एंसन परमाणु ऊर्जा से चलती है। एंसन में बार बार ईंधन भरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली पनडुब्बी है और महीनों तक बिना सतह में आए समुद्र में रह सकती है। HMS एंसन की लोकेशन बेहद गोपनीय रखी जाती है। एंसन में पूरी तरह साइलेंट मोड में काम करने की ताकत है। दुश्मन के लिए इसका पता लगाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये बहुत समंदर के नीचे जाकर ऑपरेट करती है। मिडिल ईस्ट में इस वक्त परमाणु वाला मामला इसलिए संवेदनशील बना हुआ है क्योंकि ईरान और इजराइल एक दूसरे के परमाणु संयंत्रों पर हमला करने लग गए और हालिया घटनाओं में ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष सीधे तौर पर परमाणु ठिकानों तक पहुंच गया है। ईरान ने इजराइल के दक्षिणी शहर डिमोना में परमाणु साइट को निशाना बनाकर हमला किया और यह हमला ईरान के नतांज परमाणु केंद्र पर हुए हमले के जवाब में माना जा रहा है। तो IAEA ने इस पर चिंता जाहिर की है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने नतांज और डिमोना के आसपास के क्षेत्र में संभावित रेडिएशन लीक को लेकर चेतावनी जारी कर दी।
अब देखना होगा कि जो युद्ध 600 घंटे से जारी है, चौथे हफ्ते तक जारी है, जो परमाणु ठिकानों तक पहुंच चुका है, कहीं वो वर्ल्ड वॉर में तो नहीं बदल जाएगा या फिर दुनिया कूटनीति की ओर मुड़ेगी। बैक चैनल से कोशिशें की जाएंगी। अभी तक जंग में भले ही अमेरिका, इजराइल और ईरान में भयंकर तबाही है, अमेरिकी बेसिस में, अमेरिका में डायरेक्ट नहीं, लेकिन ईरान ने 12 मोर्चों पर अकेले मोर्चा संभाला हुआ है और अभी तक उसने घुटने नहीं टेके। मंसूबे आज भी साफ है कि ईरान लगातार जंग लड़ने के लिए तैयार है। अमेरिका और इजराइल के सामने वो सरेंडर नहीं करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इस खबर पर हमारी नजर आएगी, इस पर जो भी डेवलपमेंट्स होंगे वो हम आपको देंगे। अगली खबर यह है कि ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका हमला जारी रखता है तो उसका अगला हमला जो है वो अमेरिका की आईटी कंपनीज पर होगा, अमेरिका के उन बेसिस पर होगा जो अभी तक अछूते हैं। यानी कि हर तरफ ईरान का बारूद भारी पड़ता दिख रहा है। दशकों का गुरूर और आधुनिक तकनीक का घमंड मिट्टी में मिला चुका है ईरान की मिसाइलें अब सीधे तेल अवीव और अमेरिकी ठिकानों को चुनौती दे रही हैं। दुनिया देख रही कि कैसे क्षेत्रीय ताकत ने पश्चिमी खेमे के चक्रव्यूह को तहस नहस कर दिया और जो पश्चिम का घमंड था उसको जूतों तले रौंद दिया। और ये सुपर पावर के सूर्यास्त की शुरुआत। मिडिल ईस्ट में ईरान ने जंग का पूरा पासा पलट दिया है। अब बेशक यहां से ईरान हार जाए या जीत जाए, लेकिन ईरान इस जंग में अभी तक जीता हुआ नजर आ रहा है। ईरान वो मुल्क बन चुका है जिसने हार कर भी जीत हासिल की है। सीनियर खामनेई के मारे जाने के बाद, मुस्तफा के सुप्रीम लीडर बनने के बाद ईरान और आक्रामक हो गया। ईरान ने दरअसल ऑपरेशन M2 लॉन्च किया और इसे अब डिकोड कर लिया गया है। अब ये M2 क्या है? ये M2 है एक तरफ मुस्तफा और दूसरी तरफ मिसाइल। मुस्तफा किसी बात पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। उनका साफ कहना है कि जिस तरह से हमला हो रहा है उससे डबल पोटेंशियल से जवाब दो, यानी ईंट का जवाब पत्थर से दो और किसी भी बात पर कॉम्प्रोमाइज करने की आवश्यकता नहीं है। अगर परमाणु ठिकानों पर हमला होता है तो परमाणु ठिकानों पर हमला करो, अगर डिसलेशन प्लांट पर हमला होता है तो उस पर हमला करो, अगर अस्पतालों पर, मिलिट्री साइट्स पर हमला होता है तो आप भी उस पर हमला करो। यानी टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा वाला कमांड मुस्तफा ने दे दिया है और कहा है कि इसमें कहीं कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। मिसाइल वेव्स लगातार जारी रहनी चाहिए, मुस्तफा का क्लियर इंडिकेशन है। तो पहली ताकत तो ये हो गई ईरान की। दूसरी ताकत है मिसाइल ताकत, और ये दोनों मिलकर बनाते हैं M2, मुस्तफा प्लस मिसाइल। और एक घातक कॉम्बिनेशन है जिसने अमेरिका और इजराइल को हलाकान कर रखा है। मुस्तफा सुप्रीम लीडर जो इससे पहले थे, आयतुल्ला अली खामनेई, उनसे भी ज्यादा आक्रामक माने जाते हैं। और दूसरी तरफ ईरान के पास मिसाइलों का जखीरा है। ईरान इसी के दम पर बेहिसाब तबाही कर रहा है। हाल ही में ईरान ने 4000 किलोमीटर दूरी वाली मिसाइल का इस्तेमाल किया और यह बता दिया कि मिसाइलों के मामले में बहुत मजबूत है और उसकी रेंज में आज की तारीख में लंदन और कई देश हैं। खबर तो यह भी है कि ईरान के पास कुछ ऐसी मिसाइलें भी हो सकती है जिसकी मारक क्षमता 12000 किलोमीटर तक है। और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका भी ईरान की जद में, क्योंकि अमेरिका और ईरान में आप एयर डिस्टेंस सर्च करेंगे तो ये लगभग 12000 किलोमीटर, 11.5 से 12000 किलोमीटर के आसपास में आता है। तो क्या वॉशिंगटन ईरान की जद में? क्या इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप परेशान है और 48 घंटे का अल्टीमेटम लेकर बैठे हुए हैं कि अगर 48 घंटे में होर्मुज नहीं खुला तो अमेरिका ईरानी पावर हाउस को निशाना बनाएगा। अमेरिकी धमकियों के बाद ईरानी सेना का कहना है कि वो ऊर्जा बुनियादी ढांचे को निशाना बनाएगा, अमेरिकी आईटी कंपनीज को निशाना बनाएगा, अमेरिकी आईटी कंपनियों पर हमला करेगा। जो भी मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं उन सब कंपनियों से खाली करने को कहा है। ईरान ने चेतावनी जारी कर दी। यानी अभी तक अमेरिका के बेस को निशाना बना रहा था ईरान, अब वो कह रहा है कि हम जितने भी पावर एनर्जी सेक्टर से जुड़े हुए अमेरिकी ठिकाने हैं, जितने भी आईटी सेक्टर से जुड़े हुए अमेरिकी ठिकाने हैं, उन सबको हम निशाना बनाएंगे। तो क्या अमेरिका के
कंपनियों को निशाना बनाने की तैयारी ईरान कर रहा है। और अगर ऐसा है तो फिर मिडिल ईस्ट में बहुत तबाही मचने वाली है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में खास करके दुबई, सऊदी में बहुत बड़ी मात्रा में इंटरनेशनल कंपनियां ऑपरेट करती हैं, खासकर अमेरिकी यूएस कंपनियां ऑपरेट करती हैं, खास करके आईटी कंपनीज भी बहुत ज्यादा हैं। तो ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें, ड्रोन और नौसेना क्षमता मुख्य रूप से पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी और आसपास के इलाकों तक है। अमेरिकी मुख्य भूमि पर पारंपरिक हमला असंभव है, क्योंकि ईरान के पास लंबी दूरी के आईसीबीएम नहीं है, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर वो अमेरिकी सैन्य बेस पर लगातार हमला कर रहा है, एनर्जी सेक्टर को निशाना बना रहा है, लेकिन अब वो मुड़ रहा है आईटी सेक्टर की तरफ, जो कि अमेरिका का एक और सॉफ्ट पावर माना जाता है। ईरान ने अमेरिका को क्या वार्न किया है, जरा देख लेते हैं। आइए, ईरान ने अमेरिका को वार्न किया है कि हमारी ऊर्जा सुविधाएं हिट हुई तो यूएस कंपनियों को निशाना बनाएंगे। और अमेरिका की जो कंपनियां हैं वो बाहर दो ही तरह के काम करती हैं, या तो आईटी या फिर डिफेंस। और ईरान का कहना है कि हम उसे टारगेट करेंगे जिसमें अमेरिकी कंपनियों का हिस्सा है, यानी कि अगर किसी में शेयर भी है अमेरिकी कंपनियों का तो उस ऑफिस पर भी हमला करेंगे। वो कह रहे हैं हम अमेरिका की आईटी कंपनियों को निशाना बनाएंगे और डिसलेशन प्लांट्स पर हम टारगेट करेंगे। ईरान ने पहले ही गल्फ देशों की डिसलेशन प्लांट्स पर हमला शुरू कर दिया है। मिडिल ईस्ट के कई देशों को निशाना बना रहा है ईरान, लेकिन अब अभी तक जो हमला आर्मी बेस तक, एनर्जी सेक्टर तक, ऑयल रिफाइनरी तक, गैस प्लांट्स तक सीमित थे, अब वो आईटी कंपनियों की तरफ जा सकते हैं। ये अच्छे संकेत नहीं है। आईआरजीसी की तरफ से कहा गया है कि ईरान ने आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया है, जिससे दुश्मन कमजोर हो रहा है। आपको उनके प्रवक्ता का बयान सुनवाते हैं। فرماندهان اطلاعاتی و عملیاتی نیروهای مسلح پس از رصد، بررسی و شناخت کامل نقاط آسیب دشمنان در 3 هفته اول جنگ تاکتیک‌های تهاجمی جدید و سامانه‌های مدرن‌تر را برای دور جدید عملیات‌های تأثیرمحور وارد میدان نبرد کردند. عرصه جنگ برای دشمن تنگتر و سخت‌تر از قبل خواهد شد. باذن الله و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. فرماندهان اطلاعاتی و عملیاتی نیروهای مسلح پس از رصد، بررسی و شناخت کامل نقاط آسیب دشمنان در 3 هفته اول جنگ تاکتیک‌های تهاجمی جدید و سامانه‌های مدرن‌تر را برای دور جدید عملیات‌های تأثیرمحور وارد میدان نبرد کردند. عرصه جنگ برای دشمن تنگتر و سخت‌تر از قبل خواهد شد. باذن الله و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. यानी आईआरजीसी ने जो खतर मचाया उससे अमेरिकी के बेसिस और सहयोगी देशों और इसराइल में भरपूर तबाही मची हुई है। हालांकि ईरान ने युद्ध विराम के कुछ संकेत दिए हैं, अमेरिका ने भी संकेत दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा था बहुत युद्ध हो चुका है, अब हमारे ऑब्जेक्टिव पूरा हो चुके हैं और हम जल्दी इस युद्ध को खत्म करने पर विचार कर रहे हैं। लेकिन ईरान ने भी युद्ध विराम के संकेत दिए हैं। सवाल यह है कि शर्त कौन कौन सी ईरान ने रखी है और ईरान की शर्त क्या अमेरिका मानेगा। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और अमेरिका इजराइल के हमलों के बीच ईरान ने युद्ध रोकने के लिए 6 इंपॉर्टेंट शर्तें रखी हैं, जिन्हें ईरान ने अपनी रणनीतिक धैर्य, स्ट्रेटेजिक पेशेंस नीति के तहत प्रस्तुत किया है। ईरान का कहना है कि अगर अमेरिका और इजराइल ये शर्तें मान लें तो वो युद्ध रोक सकता है। ईरान की शर्तें क्या हैं? ईरान तो सबसे पहले ये गारंटी मांग रहा है कि ईरान पर फिर कभी हमला नहीं होगा भविष्य में, इसकी बाइंडिंग गारंटी दी जाए। जितने भी अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं मिडिल ईस्ट में सब पर ताला लगाया जाए और जितना नुकसान इजराइल के अंदर हुआ है, माफ कीजिएगा, ईरान के अंदर हुआ है, यूएस और इजराइल के हमले में, वो उनका मुआवजा दें और वो भी ब्याज समेत, सूद समेत दें और ईरान और प्रॉक्सी के खिलाफ चल रहे युद्ध को बंद किया जाए। होर्मुज के लिए नया कानूनी ढांचा तैयार किया जाए। ईरान ने होर्मुज प्रबंधन के लिए नया कानूनी नियम बनाने की मांग की है और ईरान के खिलाफ काम करने वाले दुश्मनों को ईरान को सौंप दिया जाए। इसमें से एक भी शर्त अगर अमेरिका मान गया तो वो अमेरिका का सरेंडर कहलाएगा, अमेरिका का सुसाइड कहलाएगा।
यानी जंग रुकने के कोई आसार नहीं है, जिस तरह के शर्तें ईरान ने लगाई हैं। मिडिल ईस्ट में जंग में G7 देशों ने मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष, विशेष करके ईरान और इजरायल के बीच तनाव पर कड़ा रुख अपनाया है। G7 देशों ने खाड़ी क्षेत्र में ईरानी हमलों की कड़ी निंदा की और इसे वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा बताया। तो क्या G7 देशों की एंट्री हो सकती है? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, जंग का दायरा लगातार बढ़ रहा है। अगर G7 देश आते हैं तो फिर चाइना भी आएगा और रशिया भी आएंगे। हो सकता है किम जोंग उन भी आ जाए। G7 देशों ने खाड़ी क्षेत्र में ईरानी हमलों की कड़ी निंदा की है। ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर किए गए लापरवाह हमलों की निंदा की है। ईरान को इन गतिविधियों को तुरंत रोक देना चाहिए। G7 ने साफ किया है कि इजरायल को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। G7 ने कहा कि ईरान कभी परमाणु हथियार हासिल नहीं कर सकता है। वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और शिपिंग की सुरक्षा पर प्रतिबद्धता दोहराई है। G7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए शामिल है। मिडिल ईस्ट के समीकरणों में ईरान को नजरअंदाज करना आज की तारीख में नामुमकिन है। अमेरिका ने किया, अमेरिका ने बहुत सारी चीजें की, इतने नुकसान का आकलन नहीं कर पाया, एंटिसिपेट नहीं कर पाया कि ईरान का रिटेलिएशन या पलटवार इतना जबरदस्त होगा। ईरान ने इतनी तैयारी की होगी क्योंकि ईरान की ताकत सिर्फ उसकी सेना में नहीं है, बल्कि उसके एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस नेटवर्क में। ईरान की भौगोलिक स्थिति उसे होर्मुज पर कंट्रोल की ताकत देता है। उसका उन्नत मिसाइल प्रोग्राम उसे एक स्ट्रांग प्लेयर बनाता है, और वो भी तब सोचिए जब 1979 से ईरान पर सैंक्शंस लादे गए। अंदाजा लगाइए कि एक व्यक्ति के ऊपर 100 किलो का बोझ लाद दिया जाए और उसको कहा जाए चलते रहो, रुकना नहीं है और ना ही आराम करना है, और तुम्हें ऊपर भी चढ़ना है। इतने सैंक्शंस के बावजूद ईरान ने अपने मिसाइल प्रोग्राम, ड्रोन प्रोग्राम सबको मजबूत किया। और आज देखिए कि 1979 के लगातार उसके बाद सैंक्शंस झेलने के बाद भी ईरान 23 दिन से लगातार जंग लड़ रहा है अमेरिका के खिलाफ, सीना ताने खड़ा है। ट्रंप के अल्टीमेटम के बाद ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका ईरान को धमकी देगा तो ईरान खामोश नहीं बैठेगा। वो जानता है कि अमेरिकी कंपनियां कहां हैं, वो जानता है कि मिडिल ईस्ट में कौन कौन सी अमेरिकी कंपनी ऑपरेट कर रही हैं, वो जानता है कि इजराइल में कौन कौन सी अमेरिकी कंपनी ऑपरेट कर रही हैं, वो जानता है कि आईटी कंपनी कहां कहां है अमेरिका के, वो सबको निशाना बनाएगा। एक बात तो साफ है कि ईरान ने मुख्य और कई बड़े देशों के साथ अकेले भिड़ा हुआ है, लेकिन अगर कंपनियों को निशाना बनाया गया तो फिर मिडिल ईस्ट में बहुत दिक्कतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि कई भारतीय वहां रहकर काम करते हैं। उससे पहले हमें वहां से उन्हें निकालना होगा, सुरक्षित वापस लाना होगा, क्योंकि ईरान ने जो अभी तक कहा है वो ईरान ने किया है। अगर आईटी कंपनीज पर हमले शुरू हुए तो फिर बात बहुत आगे तक जा सकती है। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। ईरान न सिर्फ 4 हफ्तों से लगातार अमेरिका के सामने टिका हुआ है, बल्कि ईरान ने वो कर दिखाया है, IRGC ने वो वीडियो जारी किया है जिसे यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले तस्वीर देखिए आप, ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये तस्वीर F-35 फाइटर जेट की बताई जा रही है, जिसे ईरान ने आसमान में मार गिराया। हालांकि बेशक यह होना नामुमकिन लगता है कि आखिर पॉसिबल कैसे है कि ईरान जैसा एक कमजोर मुल्क, कमजोर एयर डिफेंस वाला मुल्क F-35 को कैसे शॉट डाउन कर सकता है। F-35 एक एडवांस फाइटर जेट है।
अमेरिकी F-35 फाइटर जेट को दुनिया का सबसे आधुनिक फाइटर जेट कहा जाता है, सबसे उन्नत, तकनीक में सबसे आगे। एक कमाल की बात मैं आपको बताऊं, ये फाइटर जेट वर्टिकल टेक ऑफ कर सकता है, वर्टिकल लैंड कर सकता है। इसे रनवे नहीं चाहिए उड़ान भरने के लिए। ये स्टेल्थ फाइटर जेट है जिसे आप देख रहे हैं, जरा फुल स्क्रीन देखिए आप। कैपेबिलिटी, मनूवरिंग, रडार से छिपने की ताकत, सब कुछ अद्भुत है। F-35 फाइटर जेट को करीब 2 दशकों से अमेरिकी सैन्य ताकत का एक सिग्नेचर माना जाता है। अमेरिका जब इस फाइटर जेट को लेकर किसी जंग में उतरता है तो वो ये मान के चलता है कि इसकी काट दुनिया में किसी के पास नहीं है, क्योंकि अमेरिका का और दुनिया का सबसे प्रीमियम फाइटर जेट होने का दावा करता है। जैसे खास तौर पर इस तरह बनाया गया है कि वो दुनिया के सबसे मजबूत एयर डिफेंस में भी घुसकर बिना पकड़े गए हमला कर सके और वापस भी लौट जाए। लेकिन ईरान ने इस सबसे ताकतवर फाइटर जेट को मार गिराया, F-35 को। चलिए मैं आपको बताता हूं पूरी कहानी क्या है। अब इसे 2-3 चीजें हो गई है। पहले तो अमेरिकी साख मिट्टी में मिल गई, दूसरी इस फाइटर जेट की मट्टी पलीत हो गई जिस पर अमेरिका बड़े बड़े स्टांप लगाकर बहुत महंगी कीमतों में बेचा करता था, शायद इसे कोई खरीदे। और तीसरी बात कि F-35 की जो मार्केटिंग अमेरिका अभी तक कर रहा था वो खत्म हो चुकी है, और जितने भी देशों के पास F-35 सिस्टम है वो इस बात से डरे हुए हैं कि उन्होंने अमेरिका से बहुत महंगे दामों में F-35 खरीद तो लिया, लेकिन वो F-35 कबाड़ निकले जिसे ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिरा दिया। अब कैसे मार गिराया? ईरान ने दावा किया कि वो 19 मार्च को दुनिया के सबसे एडवांस अमेरिकी फाइटर जेट F-35 को गिरा दिया है। ईरानी मीडिया प्रेस टीवी के मुताबिक ईरान की IRGC ने अपने स्वदेशी मजीद एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए इसे मार गिराने का दावा किया। ईरान ने कहा कि उसने इस अदृश्य माने जाने वाले फाइटर जेट की कमजोरी पकड़ ली। मजीद डिफेंस सिस्टम ने F-35 से निकली इंफ्रारेड यानी गर्मी को पकड़कर, हीट सिग्नेचर को पकड़कर उसे निशाना बनाया। ईरान का कहना है कि F-35 भले ही रडार से बचने की ताकत रखता हो, लेकिन उसके इंजन से निकलने वाली गर्मी को पूरी तरीके से छिपाया नहीं जा सकता है। जबकि अमेरिका ने कहा कि ईरान के हमलों की वजह से F-35 को मिडिल ईस्ट में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है। जबकि वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जेट को कैसे ईरान ने मार गिराया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक पहले यह माना जा रहा था कि F-35 को गिराने में तलाश एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि इसे गिराने में मजीद शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल हुआ है। मजीद डिफेंस सिस्टम रडार की बजाय इंफ्रारेड तकनीक पर काम करता है। ऐसे में F-35 के अंदर जो सेंसर और सिस्टम लगे होते हैं वार्निंग वाले, वो इस खतरे को आसानी से नहीं पहचान पाते। F-35 के पास जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मौजूद है वो आमतौर पर दुश्मन के रडार सिग्नल को जाम करते हैं, लेकिन चूंकि यहां इंफ्रारेड का इस्तेमाल हुआ तो वो पूरी तरीके से बेकार साबित हुए। ईरान की ओर से जारी वीडियो के मुताबिक इस हमले में सिर्फ एक मिसाइल ही काफी रही। इसे दिखाने की कोशिश की गई कि सिस्टम कितना सटीक है और F-35 की गर्मी वाली कमजोरी कितनी बड़ी है। और यह कोई मामूली बात नहीं है कि F-35 को आसमान में शॉट डाउन कर दिया गया। आप इसकी ताकत जानेंगे तब आपको पता चलेगा कि ईरान ने कितनी बड़ी कामयाबी हासिल की है और अमेरिका के दुश्मनों के लिए कितना बड़ा दरवाजा खोल दिया है, चाहे वो छोटा दुश्मन ही क्यों ना हो। समझ रहे? आइए देखते हैं, ताकत देख लीजिए जरा F-35 फाइटर जेट की। 6th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है। टॉप स्पीड लगभग 2000 किलोमीटर प्रति घंटा, रेंज 2222 किलोमीटर। AESA रेडार से लैस है जो किसी भी खतरे को ट्रैक करता है। अगर सैकड़ों टारगेट भी इस पर लॉक कर दिए जाएं तो भी ये ट्रैक कर लेता है। DS सिस्टम दिया गया है जिससे कि 360 डिग्री व्यू वाला सेंसर नेटवर्क मिलता है। स्टेल्थ डिजाइन है, जो डिजाइन है वो अपने आप में स्टेल्थ है, तो जिससे कि ये रडार की पकड़ में नहीं आता। EOTS सिस्टम टारगेट को लोकेट करता है, ट्रैक करता है और फिर उसे खत्म कर देता है।
लेकिन अमेरिका का यह आसमानी शिकारी खुद ही शिकार बन गया। गाना है ना, क्या कहते हो, शिकारी खुद यहां शिकार बन गया। तो ये शिकार करने के लिए F-35 निकला था, लेकिन ये ईरान का शिकार हो गया। मजीद एयर डिफेंस सिस्टम ने जिसे इसे निशाना बनाया, वो 6 किलोमीटर दूरी तक निशाना लगा सकता है। मजीद एयर डिफेंस सिस्टम को ईरान ने 2021 में पहली बार सार्वजनिक तौर पर दिखाया था। इसे खास तौर पर कम दूरी की सुरक्षा के लिए तैयार किया गया है। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह रडार पर निर्भर नहीं रहता है, बल्कि डायरेक्ट कनेक्ट करता है, इंफ्रारेड तकनीक का इस्तेमाल करता है, हीट सिग्नेचर पकड़ता है और अटैक कर देता है। इसी वजह से ऐसे विमान जो रडार से बचने के लिए डिजाइन किए गए हैं, वो भी इसकी नजर से नहीं बच पाते। और यह बात अमेरिका को जानकारी नहीं थी। मजीद सिस्टम आमतौर पर कम ऊंचाई पर उड़ने वाले टारगेट को पकड़ने के लिए बनाया गया। इसकी मार करने की ताकत तकरीबन 700 मीटर से लेकर 6 किलोमीटर तक है। इसी वजह से यह उन हालातों में ज्यादा कारगर होता है जहां दुश्मन के विमान या ड्रोन को किसी खास इलाके के ऊपर आना पड़ता है। अब जरा इसकी समझिए मजीद एयर डिफेंस। एक तो तस्वीर आप देखिए मजीद एयर डिफेंस की, एक साधारण सा दिखने वाला छोटे से पिकअप ट्रक में डिजाइन किया गया मजीद एयर डिफेंस, इसने बिलियंस ऑफ डॉलर में बने F-35 को 2 मिनट में धराशायी कर दिया, जमीन पर लाकर पटक दिया। रेंज तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर। इस्तेमाल ड्रोन मार गिराएगा, हेलीकॉप्टर मार गिराएगा, लो फ्लाइंग फाइटर जेट मार गिराएगा, क्रूज मिसाइल रडार के भी बिना भी काम करता है, इंफ्रारेड यानी कि हीट सिग्नेचर को सेंस करता है और उसके बाद टारगेट को अटैक करता है। ईरान के F-35 गिराने के दावे ने दुनिया भर की सेनाओं और रक्षा विशेषज्ञों को चौंका दिया। खास करके अमेरिकी विशेषज्ञ तो चारों खाने चित हो गए, सकते में चले गए, शॉक हो गए। कहते हैं कि इस विमान को बनाने वाली कंपनी के कर्ता धर्ताओं को नींद नहीं आई है तब से आज तक, क्योंकि F-35 को न सिर्फ इस्तेमाल करता है अमेरिका, बल्कि अपने खास दोस्तों को देता भी है। मिडिल ईस्ट में कुछ देशों को अमेरिका ने F-35 कबाड़ थमा रखा है। लेकिन इस दावे के बाद इस धारणा पर सवाल उठने लगे हैं कि भाई अमेरिका का ये सबसे बड़ा आसमानी शिकारी, जो दिखने में तो बड़ा शानदार है, स्पीड भी जबरदस्त है, ईरान के एक छोटे से डिफेंस के सामने ढेर हो गया। अब इंपैक्ट क्या हुआ है? स्पेन ने F-35 खरीदने की योजना छोड़ दी, यूरोप के फाइटर जेट्स पर निवेश करने का फैसला किया है। भारत पहले ही इंटरेस्टेड नहीं था F-35 में, लेकिन अमेरिका प्रेशर बना रहा था। अब भारत की तरफ से भी शायद क्लियर है, हालांकि ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन भारत F-35 नहीं लेगा। घरेलू प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दिया जाएगा। स्विट्जरलैंड में सौदे को रद्द करने की मांग उठ रही है। कनाडा में भी अतिरिक्त विमानों की खरीद पर अब दोबारा से विचार हो रहा है। अमेरिका के पास फिलहाल 450 से 500 F-35 फाइटर जेट मौजूद है, जो कि अलग अलग देशों को बेचने की फिराक में अमेरिका। एक तो यहां ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस हो सकता है अमेरिका को, जिसकी तो अब 100% गारंटी मानी जा रही है, क्योंकि ईरान ने इस फाइटर जेट को एक्सपोज कर दिया। F-35 को दुनिया का सबसे महंगा हथियार प्रोग्राम माना जाता है। इस हथियार प्रोग्राम की अमेरिका की लागत तकरीबन 1.7 ट्रिलियन डॉलर की है। इतने तो एक देश का बजट तक नहीं होता। 1.7 ट्रिलियन डॉलर। ये जो F-35 है 3 वेरिएंट में आता है। आर्मी के लिए अलग डिजाइन होता है, एयरफोर्स के लिए अलग डिजाइन होता है और नेवी के लिए अलग डिजाइन होता है। कीमत तकरीबन 883 करोड़ रुपए एक जहाज के लिए। F-35A लेंथ 51.4 फीट, हाइट 14.4 फीट और विंग स्पैन 35 फीट। स्पीड 1975 किलोमीटर पर आवर और वेपन लोड 8100 किलोग्राम बारूद ले जाने की ताकत। अब F-35B जो कि मरीन कॉर्प्स यानी कि नेवी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसकी लागत है 712 करोड़, लेंथ 51.2, हाइट 14.3 और विंग स्पैन 35 फीट। स्पीड 1975 किलोमीटर पर आवर, वेपन लोड 6800 किलोग्राम। अब थर्ड वर्जन के बारे में भी जानिए।
F-35C कीमत 994 करोड़, लेंथ 51.5 फीट, हाइट 14.7 फीट, विंग स्पैन 43 फीट, स्पीड 1975 किलोमीटर पर आवर, वेपन लोड 8100 किलोग्राम। जहां ईरान ने इस अमेरिकी शाहकार को आसमान में ही खस्ता हाल कर दिया, कबाड़ कर दिया, वहीं सिर्फ F-35 नहीं, IRGC ने इजराइल के F-16 फाइटर जेट को भी मार गिराने का दावा किया है। F-16 फाइटिंग फाल्कन अमेरिका द्वारा निर्मित एक बेहद सफल, हल्का और बहु भूमिका वाला चौथी पीढ़ी का फाइटर जेट है। यह मैक 2+ की गति तक दबाव सहने की ताकत रखता है और फ्लाइंग बाय वायर तकनीक के साथ हवा से हवा और हवा से सतह में मार करने में सक्षम है। 1976 में डिजाइन किया गया, ये 25 से अधिक देशों की वायुसेना में सक्रिय है। F-16 फाइटर जेट की काबिलियत भी जान लीजिए, जिसे ईरान ने मार गिराने की बात कही है। इसमें बबल कैनोपी है जो पायलट को बेहतरीन विजिबिलिटी देती है। इसकी ताकत एक सिंगल इंजन विमान है जो रात दिन हर मौसम में काम करता है। 20 mm की गन लगी हुई है, साथ ही AIM-9 साइड विंडर और कई मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है। इसकी स्पीड मैक 2 की है, अधिकतम रेंज 2280 समुद्री माइल है। मिडिल ईस्ट की जंग में ईरान ने अमेरिका के इन 2 जहाजों को मार गिराकर अमेरिकी टेक्नोलॉजी को और अमेरिकी डिफेंस इक्विपमेंट्स, अमेरिकी फाइटर जेट्स को एक्सपोज कर दिया है। जाहिर सी बात है, ईरान किस कदर तबाही मचा रहा है कि अमेरिका को चारों तरफ से नुकसान हो रहा है और ये बात सबके सामने है। और फिलहाल जिस तरह के हालात, उस पर ईरान रुकने वाला नहीं है। ईरान की तबाही की वजह से अमेरिका और इजराइल बैकफुट पर है। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।